मैं मुआवजा भिजवा रहा हूँ, कर्नल लॉज ने कहा और रिसीवर रखकर उसने सफेद रंग के फोन का रिसीवर उठाया और अपने सेक्रेटरी को ओकले का अकाउंट नंबर और बैंक के बारे में बताकर इंटरनेशनल विंग्स एजेंसी के जरिए $2 लाख फौरी भिजवाने का हुक्म देकर उसने रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि इंटरनेशनल विंग्स एजेंसी टेलीग्राफ ट्रांसफर के जरिए रकम 10 मिनट के अंदर ओकले के अकाउंट में पहुंचा देगी। वो अब बेटा सोच रहा था कि अगर ये सारी कार्रवाई इमरान की है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे इस बात की इत्तला मिल गई है कि सुपर 3 उसकी निगरानी कर रही है और वो बेहद मोहतात हो गया होगा। अब वो ओकले भी शायद उसका कुछ ना बिगाड़ सके, लेकिन उसे इस बात का इत्मीनान था कि उसका जो फोन नंबर रिकॉर्डो ने बताया होगा और जिस पर उससे रिकॉर्डो की बात हुई है, उस फोन नंबर के जरिए इमरान किसी सूरत भी उसे ट्रेस ना कर सकेगा। क्योंकि रिकॉर्डो उसका दोस्त रहा था और उसका असल नाम भी जानता था, इसलिए उसके बारे में इमरान को इल्म हो गया होगा। इसलिए वो बैठा अब सोच रहा था कि इमरान और उसके साथियों के खिलाफ क्या प्लानिंग की जाए, क्योंकि जो प्लानिंग उसने रिकॉर्डो की रिपोर्ट पर इन्हिसार करते हुए बनाई थी वो तो इब्तिदाई सतह पर ही नाकाम हो गई थी। और यकीनन अब इमरान अपने साथियों समेत इस अंदाज में पाकिस्तानी दारुल हुकूमत से निकलेगा कि किसी को उसका पता ना चल सकेगा, क्योंकि वो खुद टॉप सीक्रेट एजेंसी से मुतालिक रहा था। इसलिए उसे मालूम था कि मुखालिफों से बचने के लिए कौन कौन से रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं। वो बेटा काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपने जहन को झटक दिया कि पहले मालूमात वाज़ेह हो जाए, इसके बाद वो इस बारे में सोचेगा। चुनांचे 1 घंटा गुजरने के बाद उसने एक बार फिर ओकले का नंबर मिलाया। यस, ओकले बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ओकले की आवाज सुनाई दी। स्टार 1 बोल रहा हूँ, रकम पहुंच गई थी। कर्नल लॉज ने पूछा। यस सर, और मैंने मुस्तका रिपोर्ट भी तैयार करा ली है जनाब, ओकले ने मसरत भरे लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है? कर्नल लॉज ने पूछा। जनाब, रिकॉर्डो के खुफिया जुआ खाने पर इमरान और उसके साथियों ने हमला किया और रिकॉर्डो को अगवा करके वो राना हाउस ले गए और फिर वहां उन्होंने उससे तफसीली मालूमात हासिल की। इन तफसीलात का इल्म इसलिए नहीं हो सका कि ये तफसीलात इमरान ने अलहदा कमरे में हासिल की। फिर रिकॉर्डो को हलाक कर दिया गया और उसकी लाश बरकी भट्टी में जलाकर राख कर दी गई। ओकले ने तफसीली रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगर वो बड़ा काम बताऊं तो क्या तुम वो काम करोगे? लेकिन ये सुन लो कि ये काम तुम्हें फौरी करना होगा, ज्यादा वक्त नहीं लगाना। कर्नल लॉज ने कहा। आप बताएं तो सही जनाब, आपका काम आपकी तवक्को के मुताबिक होगा, ओकले ने जवाब दिया। मैं इस इमरान का फौरी खात्मा चाहता हूँ, कर्नल लॉज ने कहा तो दूसरी तरफ इस तरह खामोशी तारी हो गई जैसे फोन का राब्ता मुनक़ते हो गया हो। हेलो हेलो, कर्नल लॉज ने कहा। यस सर, मैं लाइन पर हूँ सर। दूसरी तरफ से ओकले की आवाज सुनाई दी। तुम खामोश क्यों हो गए थे? कर्नल लॉज ने कहा। आई एम सॉरी सर, जो काम आप बता रहे हैं ये मुमकिन ही नहीं है, ओकले ने कहा तो इस बार चौंकने की बारी कर्नल लॉज की थी। मगर क्यों? कर्नल लॉज ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर, इमरान पर हाथ डालना और वो भी पाकिस्तान में नामुमकिन है। रिकॉर्डो का हशर आपने देख लिया है, हालांकि मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ निगरानी कर रहा होगा। अगर मैंने उस पर हाथ डाला तो मैं अपने पूरे ग्रुप समेत मारा जाऊंगा। वो अफरियत है सर, इसलिए सॉरी सर, ओकले ने कहा। लेकिन तुमने अभी इमरान के साथियों को रकम देकर मालूमात हासिल की हैं। तुम मजीद भारी रकम देकर उनके जरिए उसे आसानी से हलाक करा सकते हो। कर्नल लॉज ने कहा। सर, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। जो रिपोर्ट मैंने आपको दी है वो मेरे अपने जाती अंदाजे पर मबनी है। मैंने उन दोनों हफ्शियों से कोई बात नहीं की क्योंकि वो इमरान से भी ज्यादा खतरनाक और वहशी लोग हैं। जवाना तो इंतहाई खतरनाक आदमी है। कुछ अरसा पहले उसने अंडरवर्ल्ड में बेतहाशा कत्ल व गारत की थी। इसलिए सॉरी सर, अगर आप कहें तो मैं आपकी रकम वापस भिजवा सकता हूँ। मैं कर्नल रिचर्ड से भी माजूरत कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी और अपने ग्रुप की जान यकीनी खतरे में नहीं डाल सकता, ओकले ने साफ और दो टूक लहजे में कहा तो कर्नल लॉज के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। चलो ये तो कर सकते हो कि इमरान की निगरानी कराओ। अगर ये पाकिस्तान से बाहर जाए तो मुझे इत्तला दे दो। तुम्हें जितना मुआवजा दिया गया है उससे दुगना मुआवजा मजीद दिया जाएगा, कर्नल लॉज ने कहा। आपका मतलब एयरपोर्ट पर उसकी निगरानी है या बाकी तमाम जराए भी इसमें शामिल हैं? ओकले ने पूछा। बाकी जराए कौन से हैं? कर्नल लॉज ने पूछा। समंदर के रास्ते वो हमसाया मुल्क काफिरिस्तान जा सकता है, जमीन के रास्ते वो हमसाया मुल्क बहादुरिस्तान और शुक्रान जा सकता है, और काफिरिस्तान की सरहद भी पाकिस्तान से मिली हुई है। जमीन के रास्ते भी वो काफिरिस्तान जा सकता है, ओकले ने जवाब देते हुए कहा। क्या इन तमाम रास्तों पर पैक्टिंग नहीं हो सकती? कर्नल लॉज ने पूछा। हो तो सकती है, लेकिन इस पर अखराजात बहुत ज्यादा आएंगे जनाब। कम से कम $10 लाख अखराजात और $10 लाख मुआवजा। मुझे काफी आदमी इस काम पर तैनात करना पड़ेगी, ओकले ने कहा। लेकिन इसके बावजूद अगर वो निकल गया तो? कर्नल लॉज ने कहा।
इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ जनाब, ओकले ने कहा। ओके, ठीक है, आधा मुआवजा मैं तुम्हें भिजवा देता हूँ और बाकी आधा उस वक्त मिलेगा जब तुम इत्तला दोगे और मैं इस इत्तला को पहले कंफर्म कराऊंगा, कर्नल लॉज ने कहा। जनाब, अखराजात पूरे भिजवा दे, मुआवजा बेशक आधा भिजवा दे, रिपोर्ट आपको हद में मिलेगी, ओकले ने कहा। ओके, मेरा खुसूसी नंबर नोट कर लो, मैं जहां भी हूँगा मुझसे तुम्हारी बात हो जाएगी, कर्नल लॉज ने कहा। ठीक है जनाब, नंबर बताएं, ओकले ने कहा तो कर्नल लॉज ने उसे नंबर बता दिया। मैंने नंबर नोट कर लिया है जनाब, ओकले की आवाज सुनाई थी। अब ये बात भी सुन लो कि अगर तुमने पहले की तरह हमसे फ्रॉड करने की कोशिश की और गलत मालूमात मुहैया की तो फिर तुम्हें पूरी दुनिया में कहीं जाए पना नहीं मिलेगी, कर्नल लॉज ने सख्त लहजे में कहा। ऐसा नहीं होगा जनाब, आप बेफिक्र रहें, ओकले ने जवाब दिया। ओके, मैं 15 लाख डॉलर भिजवा देता हूँ, कर्नल लॉज ने कहा और रिसीवर रखकर उसने सफेद फोन का रिसीवर उठाया और यके बाद दिगरे कई नंबर प्रेस करके उसने अपने पीए से राब्ता करके उसे फौरी तौर पर इसी पहले अकाउंट में 15 लाख डॉलर भिजवाने का हुक्म देकर उसने रिसीवर रख दिया। ओकले ने जिस तरह दो टूक अंदाज में इमरान को हलाक करने से इनकार कर दिया था, उससे कर्नल लॉज इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसकी यह स्कीम कि इमरान को वहीं पाकिस्तान में ही हलाक कर दिया जाए काबिल अमल नहीं है। एक सूरत हो सकती थी कि वो खुद पाकिस्तान जाकर यह मिशन मुकम्मल करे, लेकिन यह भी हो सकता था कि वो वहां पहुंचे और इमरान वहां से पहले ही यहाँ आने के लिए रवाना हो जाए। इसलिए उसने यही फैसला किया था कि ओकले के जरिए उसकी निगरानी कराए, अगर इत्तला मिल जाए तो ठीक, और अगर ना भी मिले तब भी ग्रीन वैली बंदरगाह और टॉयलैंड बंदरगाह पर इंतहाई सख्त और कड़ी निगरानी की जाए। चुनांचे ये फैसला करके और ओकले के जिम्मे निगरानी का काम लगाकर वह पूरी तरह मुतमईन हो गया था। टाइगर रेड कार्ड क्लब की लॉबी में बैठा कॉफी पीने में मसरूफ था। वो यहाँ एक आदमी से मिलने के लिए आया था, लेकिन वो आदमी अभी तक ना पहुंचा था, इसलिए टाइगर लॉबी में ही बैठकर कॉफी पीने में मसरूफ था। हेलो टाइगर, अचानक टाइगर के कानों में एक मानूस आवाज पड़ी तो वो चौंक कर उधर देखने लगा जिधर से आवाज आई थी, और इसके साथ ही वो मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ। आओ जैकब, बहुत दिनों बाद नजर आए हो, टाइगर ने उठकर आने वाले एक आदमी की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं मुल्क से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ, आने वाले शख्स जैकब ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो टाइगर के साथ वाली कुर्सी पर ही बैठ गया। कोई लंबा ही हाथ मार लिया था कि मुल्क से बाहर सैर के लिए निकल गए थे। टाइगर ने वेटर को जैकब के लिए कॉफी लाने का हुक्म देते हुए कहा। अरे मैंने क्या लंबा हाथ मारना था, सिर्फ $50,000 का मसला था, लंबा हाथ तो और लोग मारते हैं। 15 लाख डॉलर इकट्ठे अगर अकाउंट में पहुंच जाए तो फिर उसे लंबा हाथ ही कहा जा सकता है, जैकब ने कहा तो टाइगर चौंक पड़ा। 15 लाख डॉलर कोई बड़ा सौदा होगा, टाइगर ने कहा। अरे नहीं, 1 घंटा पहले 2 लाख डॉलर विंग्स के जरिए यहाँ वसूल किए गए और फिर 1 घंटे बाद 15 लाख डॉलर वसूल किए गए, और ये तो तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी कि मंशियात या असले के सौदे में रकूमात विक्स एजेंसी के जरिए बैंकों में नहीं पहुंचाई जाती, बल्कि इसलिए पर्सनल हैंडी का इस्तेमाल होता है ताकि हुक्काम तक ये इत्तला कभी पहुंच ही ना सके, जैकब ने कॉफी की प्याली उठाते हुए कहा, जो इस दौरान वेटर उसके सामने रख गया था। बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसे सौदे इस तरह बैंकों के जरिए नहीं होते, लेकिन 15 लाख डॉलर कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है कि तुम इस कदर हैरान नजर आ रहे हो, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। काश ये ओकले की बजाय मुझे मिल जाती तो मेरे बेशुमार काम हो जाते, जैकब ने कहा तो टाइगर ओकले का नाम सुनकर बेख्तियार चौंक पड़ा। ओकले तो मंशियात और असले का काम करता है, और ऐसे लोग कभी इस तरह बैंकों के जरिए इतनी भारी रकूमात नहीं मंगवाते। तुम्हें कैसे मालूम हुआ है, टाइगर ने कहा। मैंने बैरून मुल्क से कुछ रकम यहाँ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराई थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पहुंचकर चेक की तो वो रकम यहाँ पहुंची ही ना थी। मैं इस सिलसिले में बैंक मैनेजर के पास गया तो वो ओकले की इस रकम के चक्कर में फंसा हुआ था। ओकले बार बार फोन करके उससे पूछ रहा था, और जब बैंक मैनेजर ने उसे बताया कि रकम विंग्स के जरिए पहले के 2 लाख डॉलर की तरह पहुंच चुकी है और ओकले के अकाउंट में जमा हो चुकी है, तो बड़ी मुश्किल से ओकले ने बैंक मैनेजर की जान छोड़ी। तब उसने मेरी तरफ तवज्जो की। मैंने जब उस ओकले की रकम के बारे में पूछा कि मसला क्या था, तो बैंक मैनेजर ने मुझे बताया कि उसके अकाउंट में विंग्स के जरिए 2 लाख डॉलर मौसूल हुए और अब 15 लाख डॉलर मौसूल हुए हैं, जैकब ने जवाब देते हुए कहा। रकम तो खासी पुरकशिश है, बहरहाल होगा कोई चक्कर, टाइगर ने कहा तो जैकब भी इस बात में सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ और फिर टाइगर से इजाजत लेकर और कॉफी पिलाने का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया,
तो टाइगर उठकर काउंटर की तरफ गया ताकि वहां से मालूम कर सके कि उसका मुलाकाती जो इस क्लब के एक कमरे में मुस्तकिल रिहाइश पजीर था वापस आ गया है या नहीं, और अगर नहीं आया तो वो इसके लिए काउंटर पर कोई पैगाम छोड़ दे। टाइगर अभी काउंटर पर पहुंचा ही था कि एक तरफ खड़ा हुआ एक आदमी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। हेलो टाइगर, कैसे हो? उस आदमी ने बड़े दोस्ताना लहजे में कहा तो टाइगर तेजी से उसकी तरफ मुड़ा। अरे तुम और यहाँ, तुम तो तवील अरसा पहले यूरोप शिफ्ट हो गए थे, टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, और फिर दोनों ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफा किया। मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है, उस आदमी ने कहा। आजकल कहाँ हो, किसके लिए काम कर रहे हो? टाइगर ने पूछा। ओकले क्लब में गुज़िश्ता 1 साल से काम कर रहा हूँ। बहरहाल ओकले अच्छा आदमी है, कोई शिकायत नहीं। तुम सुनाओ कि आजकल क्या हो रहा है? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें माल पानी ठीक मिल रहा है या नहीं? क्योंकि मैंने सुना है कि ओकले आजकल ऊंची परवास कर रहा है। $15 लाख विंग्स एजेंसी के जरिए बाकायदा बैंक में वसूल कर रहा है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो आदमी चौंक पड़ा। तुम्हें किसने ये इत्तला दी है? उस आदमी के चेहरे पर हैरत के साथ साथ कदरे खौफ के तासुरात भी उभर आए थे। जैसे उसके नक्ते नजर से टाइगर तक इस इत्तला का पहुंचना खतरनाक भी साबित हो सकता है, और टाइगर भी उसके चेहरे के ये तासुरात देखकर बेइख्तियार चौंक पड़ा था। क्या बात है मर्फी, तुम इस कदर परेशान क्यों हो गए हो? क्या मुझे ऐसी इत्तला नहीं मिल सकती? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम वाकई बेहद बाखबर रहते हो। मैं इसलिए हैरान हो रहा था कि मैंने अभी जाकर बैंक से तस्दीक की है और तुम्हें इतनी जल्दी मालूम भी हो गया है। बहरहाल अब मुझे इजाजत, मैंने जरूरी काम पर जाना है। गुड बाय, मर्फी ने कहा और इस कदर तेजी से आगे बढ़ गया जैसे अगर वो 1-2 लम्हे और रुक गया तो न जाने क्या कयामत टूट पड़ेगी। इसे क्या हो गया? कोई गड़बड़ बहरहाल जरूर है, टाइगर ने कहा और फिर काउंटर पर खड़े आदमी की तरफ बढ़ गया। वहां से उसने अपने मुलाकाती के बारे में मालूमात की, और जब उसे मालूम हुआ कि अभी तक उसका मुलाकाती नहीं आया तो उसने उसके नाम पैगाम छोड़ा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेन गेट से निकलते ही उसे एक आदमी नजर आया जो पार्किंग से मेन गेट की तरफ आ रहा था। ये स्टार्ट था जो अंडरवर्ल्ड में खासा नुमाया मकाम रखता था। इसका एक बड़ा ग्रुप था जो हर किस्म के जराइम में मुलविस रहता था। टाइगर इसे स्टारडस्ट कहा करता था और वो इस लक़ब पर गुस्सा खाने की बजाय मुस्कुरा देता था। हेलो स्टारडस्ट, आज इधर कैसे भूल पड़े? टाइगर ने करीब आने पर कहा तो वह बेख्तियार हंस पड़ा। आज बड़ा काम मिल गया है और तुम्हें गोल्डन पिलाऊं, स्टार्ट ने हंसते हुए कहा। गोल्डन तो कोई बड़ी वारदात की है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे क्लबों में गोल्डन इंतहाई कीमती शराब को कहा जाता था। अरे नहीं, वारदात की बात नहीं, सिर्फ निगरानी का मसला है, लेकिन रकम बहुत बड़ी मिली है इसलिए कह रहा था। ओके बाय बाय, स्टार्ट ने कहा और टाइगर के साथ आगे बढ़ने लगा। कोई बेवकूफ मिल गया है तुम्हें, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वो बेवकूफ नहीं है, मसला ही ऐसा है, तुम खुद सोचो, दुनिया के खतरनाक सीक्रेट एजेंट की निगरानी कोई आम बात तो नहीं, वरना ओकले जैसा आदमी तो किसी को कुछ देने की बजाय उल्टा दूसरों का खून चूसने का आदी है, स्टार्ट ने कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया, जबकि टाइगर के कानों में उसकी आवाज अभी तक गूंज रही थी। खतरनाक सीक्रेट एजेंट का मतलब वो बहुत अच्छी तरह समझता था। इसका मतलब है कि ओकले ने स्टार्ट को भारी रकम इमरान की निगरानी के लिए दी है। इससे पहले जैकब उसे बता चुका था कि ओकले को एक्रीमिया की किसी एजेंसी ने भारी रकम भिजवाई है। इस ओकले को बताना होगा, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से ओकले क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी। इमरान के बारे में इशारा मिलने के बाद जाहिर है कि वो अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। स्टार्ट को शायद मालूम नहीं था कि टाइगर और इमरान के दरमियान क्या ताल्लुक है। वैसे भी उसने नाम ना लिया था, लेकिन टाइगर फौरनी इशारा समझ गया था। वो यही सोच रहा था कि अभी रिकॉर्डों का खात्मा हुआ ही है और इतनी जल्दी अब ओकले को हायर भी कर लिया गया है। इससे यही जाहिर होता था कि एक्रीमियन एजेंट किस हद तक तेजी और फालियत का मुजाहरा कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ अब वो ये भी सोच रहा था कि रिकॉर्डो और अब ओकले के बारे में उन्हें मालूम हो गया है, लेकिन क्या इन दोनों के बाद और कोई हायर कर लिया जाएगा? वो किस किस का खात्मा करेंगे? इसलिए टाइगर ने अपने तौर पर ये सोच लिया था कि अब ओकले से इस एजेंसी या उस आदमी का पता मालूम करके वो खामोशी से एक्रीमिया जाकर उस आदमी का ही खात्मा कर देगा। उसे यकीन था कि उस आदमी की हिलाकत के बाद ये मामला इतना फाल नहीं रहेगा। यही सोचता हुआ वो ओकले क्लब के कंपाउंड में मुड़ गया और कार को पार्किंग की तरफ ले गया। ओकले के बारे में वो जानता था कि ओकले खासा मुश्तइल मिजाज और तेज तर्रार आदमी है, लेकिन ओकले उसके बारे में भी जानता था, इसलिए उसे यकीन था कि वो आसानी से ओकले तक पहुंच जाएगा। कार पार्किंग में रोककर वो नीचे उतरा और फिर कार्ड लेकर वो मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो काउंटर पर मौजूद था।
ओकले से कहो कि टाइगर आया है मिलने। टाइगर ने काउंटर पर मौजूद लड़की से मुखातिब होकर कहा। यस सर, लड़की ने कहा और रिसीवर उठाकर उसने 2 नंबर प्रेस कर दिए। काउंटर से मेरातन बोल रही हूँ सर, आपसे मुलाकात के लिए मिस्टर टाइगर यहाँ मौजूद हैं। लड़की ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से बात सुनकर उस लड़की ने कहा और रिसीवर रखकर उसने साइड पर मौजूद एक नौजवान को अपनी तरफ बुलाया। साहब को बड़े साहब के ऑफिस तक पहुंचा दो, लड़की ने आने वाले नौजवान से कहा। आइए सर, उस नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और इसके साथ ही वो एक साइड पर मुड़ गया। चंद लम्हों बाद वो एक कमरे में दाखिल हो रहा था जिसे ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। ओकले लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी था। वो सर से मुकम्मल तौर पर गंजा था। अलबत्ता उसकी सिया रंग की बड़ी बड़ी मूछें गिलहरी की दुम की तरह खड़ी थी। उसकी आंखें छोटी थी लेकिन उनमें तेज चमक थी। वो अपने अंदाज से कोई बड़ा बदमाश नजर आ रहा था। आओ टाइगर, आज कैसे आना हुआ, बैठो। ओकले ने मेज के पीछे कुर्सी पर बैठे बैठे इस अंदाज में कहा जैसे टाइगर को मुलाकात की इजाजत देकर और उससे बात करके उसने उस पर एहसान कर दिया हो। तुमने विंग्स एजेंसी के जरिए $15 लाख एक्रीमिया से वसूल किए हैं और इससे पहले $2 लाख भी वसूल किए हैं। क्या काम लिया जाएगा तुमसे? टाइगर ने कुर्सी पर बैठते हुए बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा और टाइगर की बात सुनकर ओकले बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर बेपनाह हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मतलब? ओकले ने हैरत भरे लहजे में कहा। मतलब वाज़ेह है, एक्रीमियन वैसे ही इतनी भारी रकम किसी को नहीं देते और ये रकम किसी गैर कानूनी धंधे की भी नहीं है, वरना ये रकम विंग्स एजेंसी के जरिए नहीं भेजी जा सकती। इसलिए बता दो कि क्या काम लिया जाएगा तुमसे, वरना। टाइगर ने कहा। वरना क्या? तुम मुझे मेरे ही ऑफिस में धमकी दे रहे हो, ओकले ने यकलक भड़कते हुए लहजे में कहा। सुनो ओकले, तुम बहुत छोटे दर्जे के आदमी हो। मेरी नज़र में तुम्हारी हैसियत महज एक खिलौने की सी है और अभी मैं सिर्फ जुबानी बात कर रहा हूँ। और ये भी बता दूं कि मुझे मालूम है कि तुम्हें किसी की निगरानी के लिए $15 लाख दिए गए हैं, लेकिन ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। टाइगर ने कहा। तुम्हें मौत यहाँ ले आई है टाइगर, तुम्हारी मौत। ओकले ने यकलक उछलकर खड़े होते हुए कहा। उसके हाथ में अब मशीन पिस्टल मौजूद था, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखता हुआ उछलकर दोबारा कुर्सी पर गिरा। उसके हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर उड़ता हुआ एक तरफ जा गिरा था। टाइगर जो मेज पर रखे हुए शीशे के एस्ट्रे पर हाथ रखे हुए था, अचानक उसने हाथ को दायरे की सूरत में हरकत दी थी और उसके साथ ही शीशे का भारी एस्ट्रे बंदूक से निकलने वाली गोली की तरह उड़ता हुआ ओकले के उस हाथ से टकराया था जिसमें उसने मशीन पिस्टल पकड़ा हुआ था। और जरब से न सिर्फ मशीन पिस्टल उसके हाथ से निकल गया था, बल्कि वो खुद भी चोट खाकर एक धमाके से वापस कुर्सी पर जा गिरा था। अब बोलो क्या कहते हो? टाइगर ने अपने मशीन पिस्टल का रुख ओकले की तरफ करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि उसका फिक्रा खत्म होता, अचानक छत से चटाक की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे टाइगर इस तरह उड़ता हुआ साइड दीवार से जा टकराया जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। मशीन पिस्टल उसके हाथ से भी निकल गया था। टाइगर ने नीचे गिरते ही तेजी से उठने की कोशिश की, लेकिन बेसूद, उसके जिस्म में हरकत ही मौजूद न थी। यूं लगता था जैसे वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया हो। तो तुम समझे थे कि मैंने अपने ऑफिस में तुम जैसे बदमाशों के लिए कोई इंतजाम नहीं कर रखा। अब जब तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा मैं अपने हाथों से उधेड़ूंगा तो तुम्हें मालूम होगा कि ओकले के साथ माथा लगाने वाले का क्या हश्र होता है। ओकले ने चीख कर कहा और फिर शायद उसने कोई बटन प्रेस किया था कि दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो टाइगर को इस तरह दीवार की जड़ में पड़े देखकर बेख्तियार ठिठक कर रुक गया था। टोडी, टाइगर को उठाकर ब्लैक रूम में ले जाओ और स्टांसर से कहो कि वो कोड़ा लेकर वहां पहुंचे और फिर मैं भी वहीं आ रहा हूं। मैंने एक जरूरी फोन करना है, वो मैं पहले कर लूं। ओकले ने कहा। यस बॉस, उस आने वाले टोडी ने कहा और इसके साथ ही उसने झुककर मफलूज हालत में पड़े हुए टाइगर को उठाकर कांधे पर डाला और वापस मुड़ गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरकर वो सीढ़ियां उतरकर एक तहखाने नुमा कमरे में पहुंच गए। ये कमरा टॉर्चिंग के लिए मखसूस नजर आ रहा था क्योंकि वहाँ रॉड्स वाली मखसूस कुर्सी भी मौजूद थी और टॉर्चिंग का हर किस्म का सामान भी। टोडी ने टाइगर को रॉड्स वाली कुर्सी पर डाला और फिर कुर्सी के पीछे जाकर उसने पैर मारा तो खटाक की आवाज के साथ ही रॉड्स कुर्सी के एक बाजू से उठकर दूसरे बाजू में गायब हो गए और टाइगर उन रॉड्स के दायरे के अंदर वैसे ही मफलूज हालत में मौजूद था। उसकी जबान भी हरकत ना कर रही थी। टोडी उसे कुर्सी पर रॉड्स में जकड़कर वापस चला गया और फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक पहलवान नुमा आदमी हाथ में कोड़ा उठाए अंदर दाखिल हुआ। वो बड़े गौर से टाइगर को देख रहा था। ओ, तुम टाइगर हो?
उसने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, लेकिन जाहिर है टाइगर ना जवाब दे सकता था और ना ही मामूली सी हरकत कर सकता था, इसलिए वो खामोश रहा था। मुझे अफसोस है टाइगर कि अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। बॉस ओकले इंतहाई बेरहम आदमी है, वो तुम्हारी खाल भी उतार देगा। अब तो मौत ही तुम्हें इस सिचुएशन से निकाल सकती है, उस आदमी ने कहा और फिर खामोशी से एक तरफ खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और ओकले अंदर दाखिल हुआ तो कोड़ा बरदार स्टांजा ने आगे बढ़कर साइड पर पड़ी हुई एक कुर्सी उठाकर टाइगर के सामने कुछ फासले पर रख दी और ओकले उस कुर्सी पर बैठ गया। इसके मुंह में पानी डालो ताकि ये बोल सके। मैंने इससे पूछना है कि इसने जो कुछ मुझे बताया है उसे किस तरह इसका पता चला है। ओकले ने स्टांजा से कहा। यस बॉस, स्टांजा ने कहा और फिर कोड़े को लपेटकर उसने अपनी बेल्ट से बांधा और फिर एक कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी खोलकर उसने उसमें मौजूद पानी की बोतलों में से एक बोतल उठाई और अलमारी बंद करके वो मुड़ा और उसने टाइगर की कुर्सी के करीब आकर बोतल का ढक्कन हटाया और उसे टाइगर के मुंह से लगा दिया। दूसरे हाथ से उसने टाइगर का सर थाम रखा था। आहिस्ता आहिस्ता पानी टाइगर के हलक में खुद ब खुद उतरता चला गया और फिर जैसे जैसे पानी उसके पेट में पहुंच रहा था वैसे वैसे टाइगर को अपने जिस्म में हरकत का एहसास होता जा रहा था। थोड़ा सा पानी पिलाकर स्टांजा ने बोतल हटा दी और उसका ढक्कन लगाकर उसने बोतल एक तरफ रख दी।